नमस्कार सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर पार्ट 2। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कंसेप्ट्स क्या होते हैं, वेक्टर की क्या क्या खासियत होती है, या फिर वेक्टर को हम कैसे कैसे अलग अलग वेक्टर्स में दिखा सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग तरह के वेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि तब आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो है जीरो और नल वेक्टर। इसके बाद यूनिट वेक्टर है, मतलब दो ऐसे वेक्टर्स है जिसको हमने उस वीडियो से अलग रखा है, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे वेक्टर्स के बारे में बात किया, बहुत तरीके के वेक्टर्स, बट ये दोनों थोड़े अलग है, इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो ये है जीरो और नल वेक्टर। जीरो नल वेक्टर पिछले वीडियो में अगर आप देख चुके वीडियो तो हमने वहां पे बताया था कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है। मतलब जीरो है तो वो वेक्टर नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है वो वेक्टर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी जीरो है तो हम उसे नल वेक्टर बोलते हैं, ना कि जस्ट जीरो, क्योंकि हमें यह भी बताना पड़ता है कि वो जीरो है। अच्छा, जीरो है पता चल रहा है, बट वो वेक्टर है कि स्केलर है। ठीक है, तो यहां पे जैसे एक एग्जांपल है, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, फिर बी से ए पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा जीरो, क्योंकि हम उसी पॉइंट पे है जहां पे हमने स्टार्ट किया था। इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है कि इनिशियल और एंड पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहा जाता है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम स्ट्रेट लाइन में जाते तो हम जो डिस्टेंस क्रॉस करते उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, और उसका एक डायरेक्शन होता है, हम ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। बट यहां पे जो है हम ए पे ही खड़े हैं एट लास्ट, मतलब स्टार्ट किया था ए से, एंड भी ए पे ही किया है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। इसे कहा जाता है नल वेक्टर। नल डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट एक नल वेक्टर है, ना कि जस्ट नल और जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कई दफा ये कर लेते हैं कि एक वेक्टर को एक वेक्टर से माइनस कर दिया, जब आप सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तब पता चल जाएगा। बट ये जो माइनस करते हैं हम लिखते हैं जीरो, बट ये हो नहीं सकता। तो वेक्टर को अगर हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो मिलेगा वो एक नल वेक्टर होगा, ना ही एक स्केलर क्वांटिटी। इसके इस मटेरियल के साथ भी यही होगा। ये जो बॉक्स है और ये जो एलिमेंट है, इसको हम दोनों तरफ से फोर्स दे रहे हैं। दो अगर सेम फोर्स देंगे, ये डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, तो हमारे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तब इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नल है, वो एक नल वेक्टर है। ठीक है, तो यही बताना था बस आपको ना, जीरो नल वेक्टर के, जीरो नल वेक्टर के लिए। नेक्स्ट जो है वो है यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लिखते हैं पहले। अब यूनिट वेक्टर क्या है? बेसिक डेफिनेशन में अगर हम चले तो यूनिट वेक्टर उन वेक्टर्स को बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। यानी अगर आप एक वेक्टर ले और इसकी जो लेंथ है वो अगर यूनिटी है, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो आप कहेंगे कि इसकी जरूरत क्या थी, एक ऐसे वेक्टर की जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो उससे हम करेंगे क्या? है तो है। अब ये चीज क्या कर सकते हैं वो जरा बताते हैं। तो अगर हम सोच लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको हम छोटे छोटे यूनिट वेक्टर्स में पार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब 1 1, इनके मैग्नीट्यूड सब 1 है। अब सबका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे सोच लीजिए यहां पे n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर मौजूद है। मतलब n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर को ऐसे बात के बाद खड़ा करके ये वेक्टर बना है। तो एक बात कहिए कि ये जो यूनिट वेक्टर्स है इनमें क्या कॉमन है? इनके वैल्यू तो 1 है, देन इनके डायरेक्शन सेम है। ये सब यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो एक यूनिट वेक्टर
बेसिकली क्या करता है वो हम अब पता चलेगा। तो सोचिए ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है ऐसे ए कैप। मतलब अगर एक वेक्टर है उसके डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे लिखा जाता है ऐसे। अगर ए वेक्टर के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे लिखा जाएगा ए कैप, टॉप में कैप दिया जाता है। मतलब ये सब एक ए कैप है। यहाँ पे एन, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ ए कैप है, तो एन नंबर ऑफ ए कैप को एक साथ जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, ए वेक्टर। अब इसके लिए एक चीज बताई जाती है, तो देखिए ये 2 पॉइंट है ए बी और एक पॉइंट है सी, ठीक है। तो ए पे डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए 3 है और बी, ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट 3, बी के सी की तरफ डिस्प्लेसमेंट 2। तो ए से सी की तरफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5। आप देख के बता सकते हैं। मतलब अगर 2 वेक्टर्स एक की डायरेक्शन में हैं तो जो ए से सी की तरफ जो वेक्टर गए उनकी उसका वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। जस्ट ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। अब बाद में पढ़ेंगे कि अगर 2 वेक्टर एंगल में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट और एडिशन कैसे करते हैं। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए। तो अगर दोनों एक ही तरफ है तो हम उन्हें जस्ट ऐड कर सकते हैं और हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, जस्ट मैग्नीट्यूड की। फिर अगर हम एक इस तरफ गया, पहले ए से, समझ लीजिए इस कंडीशन में ए से बी की तरफ गए, फिर बी से ए की तरफ आए, तो पहले इस तरफ 2 मीटर गए, फिर इस तरफ 2 मीटर गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। मतलब क्या हुआ, 2 - 2 = 0। दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। तो ऐसे अगर इस केस के बारे में करें कि ए से बी की तरफ पहले हम 3 मीटर गए, फिर बी से सी की तरफ हम 2 मीटर आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा सी पॉइंट इधर है, हाँ इस जगह पे, यहां पे नहीं, ये सी है। हम यहां से यहां पे गए, फिर यहां से यहां पे लौट आए, तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 - 2 1। तो 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एक से दूसरे को माइनस कर दिया जाता है। जस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, जस्ट द मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड। हम डायरेक्शन की बात यहाँ पे कर नहीं रहे, डायरेक्शन हम बाद में पता करेंगे। तो मतलब ये जो वेक्टर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर है, तो एक यूनिट वेक्टर का लेंथ कितना हुआ, 1, तो टोटल लेंथ n। मतलब इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो है n, और इसे हम लिखते हैं कुछ ऐसे, ए वेक्टर मॉड्यूलस बोला जाता है इसे, और मैग्नीट्यूड। तो ये n के बराबर है, इसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे है n, जिसे ए वेक्टर मॉड्यूलस के द्वारा लिखा जाता है। तो अब टोटल यहां पे कितने वेक्टर्स है, n यूनिट वेक्टर्स है ए कैप। तो अगर सबको हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, n ए कैप। अभी n ए कैप इक्वल टू क्या हुआ, ए वेक्टर, और ये n इक्वल टू क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है ए मॉड्यूलस। मतलब अब हम जो लिख सकते हैं वो है ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर, आप बोल देंगे यूनिट वेक्टर किसकी तरफ, मतलब यूनिट वेक्टर एक ही चीज डिफाइन करता है ना, डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर जस्ट डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मॉड्यूलस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उनका डायरेक्शन है जो वेरी कर सकता है। तो यही कारण है यूनिट वेक्टर को लाने का, कि यूनिट वेक्टर बस डायरेक्शन डिफाइन करता है। ये जो पार्ट है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है, और ये जो पार्ट है वो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो एक यूनिट वेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिक आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर,
कि यूनिट वेक्टर क्या करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसे कहते हैं हम पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। अब ये चीज कुछ अलग नहीं है, जस्ट पहली बात हम जो पहले बोलेंगे कि फिजिकली मतलब प्रैक्टिकल सिस्टम, प्रैक्टिकली ये पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर नहीं होता है, ये थोड़ा जाना मतलब पहले बताते हैं पैरेलल शिफ्ट वेक्टर है क्या। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम यहां से सोचो A to B पॉइंट है, हम इस वेक्टर को इसके पैरेलली मतलब एकदम इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इससे उसके मॉड्यूलस और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम A से B की तरफ जो वेक्टर है और C से D की तरफ जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को एक ही बोल सकते हैं। ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, उनका डायरेक्शन सेम तरफ है, सेम तरफ मतलब वो लोग, ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये और ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इन पैरेलल लाइंस को हम एक की तरफ अगर डायरेक्शन दे, ये दो अगर हम ऐसे लिखे तो नहीं होगा, मतलब ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये दोनों एक वेक्टर्स नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक वेक्टर्स नहीं है, बट ये दोनों है सेम वेक्टर्स। बट ये चीज सिर्फ मैथमेटिकली और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ठीक है, ना कि प्रैक्टिकल यूज में, ठीक है। इसका कुछ मतलब क्या मैं बता रहा हूं, बहुत जरा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो सोचिए ये एक बॉक्स है, इस पे हम एक फोर्स इस तरफ दे रहे थे और एक फोर्स इस तरफ है। अब अगर मैं कहूं कि इस फोर्स को मैंने यहां पे हटा दिया, तो फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? तो फिजिकली कोई मीनिंग ये सब नहीं रखते। बट हम क्या कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट में, वो जरा मैं आपको समझाता हूं। यही वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना मतलब बस यही नहीं, मतलब अगर मैं ये दोनों पैरेलल लाइन खींचूं, सोच लीजिए पैरेलल है, जरा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो जाती है इतना अच्छे से ड्रॉ करना। तो अगर एक वेक्टर मैं यहां पे ले रहा हूं, ये वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, मैं दूसरे वेक्टर को यहां पे भी ले सकता हूं। ऐसा नहीं कि यहां पे लेना पड़ेगा, मतलब ये दोनों वेक्टर भी सेम है, हम दोनों इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं ग्राफिकली, और प्लेन में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये दोनों वेक्टर सेम है। क्योंकि हम किसी बॉडी पे अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर बॉडी पे एप्लीकेशन हम नहीं कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि सोचिए कि एक नदी है, कुछ ऐसे, यहां से एक बोट इधर जा रही है। अब उसके ऊपर जो वेव है, वेव का जो प्रेशर है या वेव का जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, तो वेव इस तरफ जा रही है। तो यहां भी जो है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो हमें वेक्टर किसी भी जगह पे कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे कि समझ लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, हम इस वेक्टर को यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए वेक्टर वेक्टर के साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट ऐसे पार्टिकल के ऊपर अगर हम किसी पार्टिकल या किसी चीज के ऊपर अगर हम ये कर रहे हैं तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो तब हम जो शिफ्ट कर सकते हैं वो पैरेलल शिफ्ट होता है, बट लाइन इन अ लाइन पैरेलल शिफ्ट होता है। मतलब हम यहां पे ना रख के वेक्टर को यहां पे रख सकते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ पैरेलल शिफ्ट ही है। मतलब हम इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, इसे यहां पे ना लिख के यहां भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो वेक्टर है इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है जो हम कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट में हम यहां भी मूव कर सकते हैं, इसे यहां भी मूव कर सकते हैं, या फिर यहां लिख सकते हैं, बस उसका लेंथ सेम होना चाहिए, बाकी हम कहीं भी उसे मूव कर सकते हैं, जस्ट उसके पैरेलल पे या उसी लाइन पे, ठीक है। तो जब पार्टिकल के हिसाब से हम यूज करते हैं तो हम पैरेलल लाइंस पे शिफ्ट नहीं करते, वो वेक्टर जिस लाइन पे है उसी में शिफ्ट करते हैं, उसे ऊपर नीचे। ये भी एक तरह का पैरेलल शिफ्ट है। और ये जो केस है, ये है कभी कभी हम ऐसे कर सकते हैं। सोचिए ये एक वेक्टर है, यहां पे अप्लाई हो रहा है, तो ये जो चीज है हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वेक्टर इस तरफ है, ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, तो ये दो जो वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स में हम इस वेक्टर को यहां पे भी मूव कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
दोनों सेम चीज है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो जो भी हम करना चाहते हैं उनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा जैसा था। पर ये तभी होगा जब हम जस्ट ऐसे यूज कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स का कोई एप्लीकेशन पॉइंट या फिर वो हमें स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है, हम ऐसे मूव करके उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। हम वैल्यू निकाल के फिर बोल सकते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब ये दोनों ऐड करके जो मिलेगा ये दोनों ऐड करके सेम मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं ग्राफिकली। बट वो फोर्स अब जो हम निकालेंगे वो फोर्स उसी तरफ होगा। ये आप जब पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कि हम इसको चेंज करें तो इसका वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा या फिर डायरेक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ऐसे मटेरियल के खिलाफ, मेटल के ऊपर हम ये सब करते नहीं है कि इस फोर्स को यहाँ पे हटा दिया फिर इसको यहाँ पे लिख दिया। अगर ये दोनों फोर्स दो अलग अलग पॉइंट पे हम कैसे काम करेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसे हटाया नहीं जाता। हम कर सकते हैं, हम चपचाई कर सकते हैं, वो मैथमेटिकली करेक्ट भी होगा, बट फिजिकली वो यूज करना जरा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। अब एक और चीज है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वेक्टर के लिए, वो है वेक्टर का एंगल। वेक्टर का एंगल नॉर्मल जैसे हम लाइंस के एंगल पकड़ते हैं वैसे नहीं होता, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है जो हम लाइंस के बारे में ठीक से सोचते नहीं है। सोचिए ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन में एंगल कितना है? अब आप बोलेंगे कि ये है एंगल, तो ये क्या है? या मतलब 4 एंगल है, हम किसे लेंगे? मतलब कौन सा एंगल है इन चारों में से? हमें पता नहीं है, तो हम पता करेंगे कैसे कि कौन सा एंगल है? तो पहली बात एक चीज है कि ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल सेम है, इन्हें वर्टिकल एंगल्स कहा जाता है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, वो हम दिखा देते हैं, बड़ा इजी है। ये है थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हें पता है कि 180 डिग्रीज है, ये हमें बहुत पहले से पता है ये चीज कि ये 180 डिग्री है। तो ये 180 डिग्री हुआ, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना है? ये जो एंगल है, ये जो एंगल अगर हम इसे लिखे ये है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इस लाइन को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो जो हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल निकला हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो एंगल है ये भी तो 180 डिग्रीज है, ये वाला भी तो 180 डिग्रीज है ना। तो अगर ये सॉरी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये वाला भी 180 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? ये जो एंगल है इसे अगर हम लिखे तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसे करके हमको मिलेगा ये। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल सेम है। आप खुद ब खुद घर पे देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, जिसे कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। तो ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम। अब हम किस एंगल को लेंगे? तो ये एक वेक्टर के लिए हमने इस एंगल को डिफाइन किया एक अलग तरह से, कि इसे एक सिस्टम में हम डिफाइन करेंगे कि वो सिस्टम कभी कहीं भी चेंज नहीं होगा, कन्वेंशन की तरह। जैसे हम एक्स वाई एक्सिस को एक्स वाई एक्सिस लिखते हैं, हमसे चेंज करके कुछ और नहीं लिखते। हम हमेशा एक्स एक्सिस को जब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम पैरेलल को एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल को वाई लेते हैं। मतलब आप अगर चाहे तो हॉरिजॉन्टल को वाई, वर्टिकल को एक्स ले सकते हैं, पर जो प्रॉब्लम खड़ा होगा वो है कि आपको कोऑर्डिनेट में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, इक्वेशंस में भी सब कुछ में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक कन्वेंशन है, जिस कन्वेंशन के ऊपर आप जो पढ़ रहे हैं उन सबको डिफाइन किया गया है। तो कन्वेंशन चेंज हो जाएगा तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वेक्टर्स के एंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो जो आइडिया हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है कि दो वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब हम कब एक एंगल निकाल सकते हैं? जब एक पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगे, अगर उसी पॉइंट से जिस तरफ वो दोनों वेक्टर बाहर निकल रहे हैं या फिर अंदर आ रहे हैं, वो दोनों वेक्टर के वही एंगल है। मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। ये एक वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर का डायरेक्शन है। सोच लीजिए यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसी जगह से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये यहां वेक्टर, ये यहां वेक्टर। अब मैंने क्या कहा कि ये जो वेक्टर्स है इन सबको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे? ऐसे यहां से पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो यहां से पैरेलल शिफ्ट होकर पीछे आ गया, तो ये भी तो यही वेक्टर है। मतलब ये अगर ए वेक्टर है
तो ये भी ए वेक्टर है। अच्छा यहां से लिखते हैं, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है। जरा देखिए इस पॉइंट से, अगर इस तरफ से देखिए, इस डायरेक्शन से देखिए, ये अंदर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो ये एंगल हम नहीं ले सकते। इस साइड से देखिए, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो ये एंगल हम ले सकते हैं। इस साइड से ये अंदर जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये एंगल हम नहीं ले सकते। यहां पे ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर ये पॉइंट की तरफ, ये वेक्टर ये पॉइंट की तरफ, ये ले सकते हैं। तो हम ये दोनों एंगल ले सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल। पहली बात, ये दोनों सेम है, तो मतलब हम वेक्टर्स को, ये जो एंगल हम लेंगे वो इस पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है या फिर अंदर आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट से जिस तरफ वेक्टर्स बाहर निकल रहे हैं उसी तरफ के एंगल को हम कंसीडर करेंगे वेक्टर के एंगल के लिए, ठीक है। और एक और बात कि ये जो एंगल हम ले रहे हैं इसको कहीं हेड टेल मेथड भी कहा जाता है, कि एक वेक्टर जो है, ये अगर एक वेक्टर है, इसे कहा जाता है हेड और इसे कहा जाता है टेल। तो जहां पर दो टेल एक जगह है वहां जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है हमारा एंगल, या फिर दो हेड जिस जगह पे है तो हेड हेड टेल टेल कहा जाता है। ये सब अलग अलग कन्वेंशन की बात है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो दो हेड एक तरफ एक जगह है वो एंगल भी लिख सकते हैं, दो टेल एक जगह है वो एंगल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब एक और बात भी यहाँ पे कि हर समय तो वेक्टर ऐसे नहीं निकलेगा, कभी कभी वेक्टर बस ऐसे रहेगा, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर हमने लिख लिए। तो अब एंगल कौन सा ले, ये वाला कि ये वाला? दोनों ही तो एंगल है ना, दोनों वेक्टर ये से स्टार्ट हुए हैं। तो हमें जो जानना है कि अगर हम कभी भी निकाले, यहाँ पे कोई भी एंगल आपको लग रहा है कि 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है, दो लाइन से अगर ऐसे कट करें तो ये एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा हमेशा 180 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब थीटा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात है कि ये 180 डिग्री से छोटा या उसके समान हो सकता है, या फिर 0 डिग्री से बड़ा या उसके समान हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो हम ये एंगल का भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एंगल दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो 180 डिग्री से छोटा होगा हमेशा जो एंगल दो वेक्टर्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ चुके हैं यही है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर का, ये लास्ट चीज था। इसके बाद हम जो पढ़ने वाला है वो है वेक्टर एडिशन, वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत सारा बड़ा पार्ट है। तो हमने आज जो सीखा उसके एक समरी देते हैं कि जीरो और नल वेक्टर, जो आपने समझ लिया कि नल वेक्टर कैसा होता है। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन डिफाइन करता है किसी वेक्टर का, और एक वेक्टर इक्वल टू उसके यूनिट वेक्टर और मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के समान होता है। एक वेक्टर उसका मॉड्यूलस और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के समान होता है। देन हमने क्या जाना कि एक जो वेक्टर है उसे हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लाइन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसके साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन हमें क्या मिल रहा है कि दो वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक ही पॉइंट से उनको बाहर निकालना पड़ेगा या फिर एक ही पॉइंट पे उन दोनों को एंट्री करानी पड़ेगी, तब जो एंगल हमें मिलता है वही होता है उसका एंगल। या फिर थोड़ा इजी भाषा में हेड और टेल की जो कंसेप्ट हमने बताया कि इसे हेड और इसे टेल कहते हैं। दोनों हेड जिस जगह मिल रहे हैं, जब एक ही पॉइंट पे दोनों हेड मिल रहे हैं उस जगह जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हम लेंगे, या फिर दोनों टेल जिस जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह पे जो एंगल है वो हम लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें, और इसी बात से हम ये भी एक चीज जानते हैं कि वो एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, और एक चीज, एक एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब ये जो एंगल है सोचिए 120 डिग्री से, तो इन दोनों वेक्टर में जो एंगल वो 120 डिग्री नहीं है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे जो एंगल हम देख रहे हैं ये एंगल, यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है और ये अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हेड है ये टेल है, तो ये नहीं हो सकता।
तो पहले हमें इसे पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, ये है, तो हमने इसे पैरेलल शिफ्ट कर लिया या फिर लाइन पे शिफ्ट कर लिया, उसे पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। तो अब इस पॉइंट से ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, मैंने दोनों टेल एक साथ है, तो ये है एंगल थीटा। तो ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि यही 120 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है, ये थीटा, तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो हमें क्या निकला 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बात है कि ये एंगल, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है, ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला है, ये नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे अलग अलग कंडीशन देख सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ हम कैसे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं।